वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम लोगों का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और सिलेबस वैसे हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है। पर मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। ये सब्सिडरी बुक्स टॉपिक अपनी मर्जी का मालिक है, कभी किसी पेपर में आ जाता है, कभी किसी पेपर में नहीं आता। तो इसके क्वेश्चंस भी आज तक पेपर में एक या दो बार ही आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए आते हैं। चॉइस में आता है टॉपिक, कंपलसरी में एक बार आया है, क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में आपको मिलता है या क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में। ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में आपको मिलेगा तो कंपलसरी होगा और क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में मिलेगा तो ये ऑप्शनल होगा, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। बट खैर, हमारा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन का करना या छोड़ना नहीं है, हमारा पर्पस है कि छोटा सा टॉपिक है तो हम कंप्लीट कर लें। होती क्या है सब्सिडरी बुक? तो सब्सिडरी बुक अपने आप में कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स होती है। स्पेशल पर्पस बुक्स का मतलब है ये बुक्स किसी स्पेशल ओकेजन पे बनती है। इसका मतलब है कि इनके अंदर मैं जब भी अपनी एंट्रीज पास करूंगा तो वो तब पास करूंगा जब मैं किसी स्पेशल पर्पस बुक की बात कर रहा हूं या मैं किसी स्पेशल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। अब ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है और अच्छे से बताऊं तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कभी कहता हूं कि किसी कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है या इवन आपने कोई डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बैंक डिस्काउंट की होगी तो वो कैश बुक में चली जाएगी। और कैश बुक बनाने आप लोगों ने कैश बुक के अंदर सीखा हुआ है, जिसमें हम सिंगल कॉलम बनाते हैं, डबल कॉलम बनाते हैं, ट्रिपल कॉलम बनाते हैं, वो सब। इसके अलावा मान लीजिए कभी मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट। तो अगर आप गुड्स को परचेज करते हो क्रेडिट पे तो उसके लिए आपको बनानी पड़ती है परचेज बुक। मान लीजिए दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने गुड्स को सोल्ड करा ऑन क्रेडिट, तो ऐसी चीज के लिए आपने बनानी पड़ती है सेल्स बुक। मतलब अलग अलग चीजों की अलग अलग नोटबुक्स आप लोगों ने बना दी। मान लीजिए कभी मैं आपसे बोलूं कि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए टू सप्लायर। जो आपका सप्लायर है आपने उसको माल जो है वापस कर दिया। अगर आप सप्लायर को माल वापस कर देते हो तो उस केस में आपको बनानी पड़ती है परचेज रिटर्न बुक। अगर मैं ये कहूं कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर हो गया, आपके कस्टमर ने आपको आपका माल वापस कर दिया, तो ऐसी चीज के लिए हमें बनानी पड़ती है सेल रिटर्न बुक। इसी तरह से अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि एक बुक होती है बीआर बुक, बीआर बुक में सारी बिल रिसीवेबल की एंट्रीज होंगी। एक बुक होती है बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक में सारी बिल्स पेबल्स की एंट्री होती है। एक बुक होती है पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक के अंदर हम अपने छोटी छोटी पेमेंट्स, स्मॉल और रेगुलर पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक्स को बनाया जाता है। तो कैश बुक तो आपकी कैश बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। परचेज बुक के अंदर गुड्स होना चाहिए और जो आपने उधार पर परचेज करा वो होना चाहिए। सेल्स बुक में गुड्स होने चाहिए, उधार पर परचेज होना चाहिए। परचेज रिटर्न बुक में जो गुड्स आपने खरीदे अगर आपने उनको वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक में आना चाहिए। सेल रिटर्न बुक के अंदर अगर आपकी कोई बुक ऐसी है जिसमें आपने गुड्स किसी को बेचे और कस्टमर ने आपको वापस कर दिए तो सेल रिटर्न बुक में आएगा। गुड्स बेचे और पेमेंट अभी मिली नहीं, आपने बिल बना दिया, सामने वाले आदमी ने उस पर साइन कर दिया, इसकी एंट्री बीआर बुक में आएंगी। आपने गुड्स खरीदे, पेमेंट करी नहीं, बिल कोई एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्स पेबल बुक में आएगा। एंड पेटी कैश बुक स्मॉल एंड रेगुलर पेमेंट्स। मान लीजिए अगर मैं कभी आपसे कहूं कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो इन सारी बुक्स में कहीं नहीं आ सकती। इतनी सारी बुक्स मैंने आपको बताई और ऐसा नहीं खाली इतनी होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि इन सारी बुक्स में कहीं नहीं आ सकती, फिर वो ट्रांजेक्शन हमारी चली जाती है किसके अंदर? जर्नल के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में खाली समझाने के लिए अगर आपको बोलूं, तो मान लीजिए कि कोई एंट्री है बैड डेट्स की, तो एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर। अब इस एंट्री को मैं कैश बुक में डाल नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई कैश नहीं है। इस एंट्री को मैं परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में भी नहीं डाल सकता क्योंकि इनमें कोई गुड्स नहीं है, क्योंकि इन सब में गुड्स होते हैं। इन एंट्री को मैं बीआरबीपी में भी नहीं डाल सकता क्योंकि कोई बिल रिसीवेबल बिल पेबल की भी बात नहीं हो रही। इन एंट्री को मैं पेटी कैश बुक में भी नहीं डाल सकता क्योंकि अल्टीमेटली छोटी कोई पेमेंट नहीं है और स्मॉल रेगुलर पेमेंट्स नहीं है, पेटी पेमेंट्स नहीं है, तो पेटी कैश बुक में भी नहीं आएगा। ऐसी एंट्री को हम जर्नल में डालते हैं। तो कुल मिला के हर चीज की हर एक ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन अपनी अपनी किताबों में जाती है और कोई ट्रांजेक्शन अगर कहीं पे नहीं आ पा रही तो उसको हम जर्नल में डाल देते हैं। अब एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक,
वो इन दो बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, एक परचेज बुक से, एक सेल बुक से। तो मैं क्विकली आपको एक दो क्वेश्चन इसके बता रहा हूं। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड देयर इज नथिंग कंसेप्चुअल हियर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, हमें बस चीजों के नाम दिए जाते हैं, हमें उनका हिसाब बना के छोड़ दिया जाता है, तो इसमें कुछ ज्यादा हम लोगों को करना नहीं है। मैं क्विकली आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं। अभी हाल ही में मई 25 में जो एग्जाम हुआ, मई 25 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5 का सी पार्ट आया वो इस टॉपिक से पूछ लिया गया। तो मैं क्विकली आपको वो दिखा रहा हूं जिससे आपका थोड़ा एग्जाम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन, मई 25 का क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया, फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल स्टोर्स फॉर द ईयर 24-25 एज पर देयर रफ बुक। रफ बुक में उन्होंने ये ट्रांजैक्शन करी है, और ये पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल स्टोर्स। तो डिजिटल स्टोर से ये समझ में आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम होगा। तो आपको गुड्स देखकर समझने पड़ेंगे कि उनके गुड्स क्या है। जैसे इन्होंने अल्फा इंडस्ट्री को बेचे, 10 लैपटॉप बेचे, 77,000 का एक लैपटॉप है। 5 प्रिंटर बेचे, 21,000 का एक प्रिंटर है। ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया। फिर कुछ पुराना फर्नीचर बेचा कंसल्टेंट को। अब ये सोचो, अगर डिजिटल स्टोर की बात कर रहा हूं तो लैपटॉप और प्रिंटर तो आपके गुड्स होंगे, लेकिन जो आप ये फर्नीचर बेच रहे हो ये आपके गुड्स नहीं है, तो ये यहां पे नहीं आना चाहिए। तो सेल्स बुक के अंदर हमारे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जो गुड्स हो और जो मैं उधार पे बेच रहा हूं। अब डिजिटल स्टोर वालों के लिए फर्नीचर बेचना तो किसी तरह का गुड नहीं है, तो वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सोल्ड 20 डेस्कटॉप टू ब्राउन एंड कंपनी, 34,000 का डेस्कटॉप ऑन क्रेडिट। अब डेस्कटॉप और ये जो बेच रहे हैं अपने पास, ये डिजिटल आइटम है, ये मेरा गुड्स होगा, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सोल्ड 10 टैबलेट्स, ये भी अपने पास है, इसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। बट आखिरी में पढ़िए, जो मैंने ये 10 टैबलेट बेचे, ये मैंने कैश पर बेचे हैं। अब सेल्स बुक के अंदर कैश की एंट्री आ नहीं सकती, क्योंकि कैश की एंट्री तो कैश बुक में जाएगी। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जेड एंटरप्राइजेस, अब जेड कोई एंटरप्राइजेस है उनको बेचे, मोबाइल फोन बेचा, हार्ड डिस्क वगैरह बेची, ये भी डिजिटल आइटम्स है, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। आपसे कह रहा है सेल्स बुक बनाइए डिजिटल स्टोर का, 5 नंबर का सवाल आया। वेरी वेरी सिंपल। कैसे बनता है सेल्स बुक, मैं क्विकली आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सेल्स बुक बनाइए डिजिटल स्टोर के लिए, तो यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डिजिटल स्टोर। बोनस नंबर होते हैं इन क्वेश्चंस में। सच बताऊं तो मैं अपने सिलेबस में कभी ये चैप्टर पढ़ाता भी नहीं, लेकिन ये आईसीआई ने एक दो बार पूछ लिया है, तो मैं इसके क्वेश्चन खाली करवा रहा हूं कि गलती से आ जाए। वैसे चांसेस बहुत कम है, पर अगर आ जाए तो 5 नंबर फ्री के मिलेंगे आपको। तो इन द बुक्स ऑफ डिजिटल स्टोर हम लोग यहां पे लिखेंगे हमारी सेल्स बुक, और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। इसका फॉर्मेट सब्जेक्टिव फॉर्मेट है, कई लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट बेसिकली फॉर्मेट में क्या क्या आता है मैं वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले डेट आता है, फिर आपका पर्टिकुलर्स आता है, फिर आपका एक कॉलम आता है कि सेल्स बुक का इनवॉइस या वाउचर कौन सा होता है। तो सेल्स का जो इनवॉइस होता है दोस्त, वो होता है सेल्स इनवॉइस। अगर आप कहीं पर भी सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको सेल इनवॉइस नंबर जो डालना पड़ता है, ये आ जाएगा। इसके अलावा एक कॉलम आ जाता है कई बार एलएफ का, या बनाओ ना बनाओ आपके ऊपर है। एक कॉलम आ जाता है डिटेल्स का, डिटेल्स के बाद एक कॉलम आ जाता है ग्रॉस अमाउंट का, फिर एक कॉलम आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट का, और फिर एक कॉलम आ जाता है नेट अमाउंट का। ये अमाउंट वाले कॉलम में हम रुपीज रुपीज लिख देंगे, डिटेल वाले कॉलम में रुपीज लिख देंगे। अब शुरू करेंगे। जो हमारे पास डेट है, डेट इन्होंने यहाँ पे उठा के दे रखी होंगी, यहाँ से उठा लेते हैं, बट डेट इन्होंने ना देके सिर्फ 24-25 बोला है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा ईयर 24 से 25, और अब यहाँ पे नंबरिंग वंबरिंग डाल के अपने पास इनको शो कर दूंगा। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले अल्फा इंडस्ट्रीज को माल बेचा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे अल्फा इंडस्ट्रीज का नाम लिखना है, लिखना है एमएस अल्फा इंडस्ट्रीज। वेरी वेरी सिंपल, एंट्री वेंट्री पास ही नहीं करनी, हिसाब बनाना है। आइए, अल्फा इंडस्ट्रीज का नाम लिखा, क्या बेच रहे हैं, 10 लैपटॉप बेच रहे हैं 77,000 के। यहां पे लिखेंगे जी 10 लैपटॉप बेचे 77,000 रुपीज ईच के। ओके, इनका अगर कोई सेल इनवॉइस नंबर दिया हुआ है तो डाल देंगे, पर इन्होंने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह खाली छोड़ दूंगा, एलएफ की जगह खाली छोड़ दूंगा, और 77,000 इंटू 10 करके जो डिटेल्स में वैल्यू आती है वो लिख दूंगा, दैट इज 7,70,000। आगे 5 प्रिंटर बेचे, 21,000 का एक प्रिंटर है, यहां पे लिख देंगे 5 प्रिंटर बेचे, 21,000 रुपए का एक प्रिंटर है। तो 21,000 इंटू में अपने पास 5 करके वैल्यू डाल देंगे। कुल मिला के मैं बस मुंशीगिरी कर रहा हूं, हिसाब बना रहा हूं, बिल बना रहा हूं। 1,05,000 के मैंने ये प्रिंटर बेचे। ट्रेड डिस्काउंट 15% है, इनको टोटल करेंगे 7,70,000 और 1,05,000 मिला के 8,75,000 का मैंने माल बेचा। इसमें से माइनस करके दिखाएंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो इसका 15% निकाल लेंगे, यह आएगा 131,250।
और माइनस कर देंगे इसमें से 8,75,000 जो अपने पास वैल्यू थी उसमें से इसको हटा देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा 743750। अब इस वैल्यू की क्लासिफिकेशन कर देंगे इन 3 कॉलम्स के अंदर। ये 3 कॉलम से मेरा मतलब क्या है कि कितनी वैल्यू कितनी कितनी रुपए की किस किस चीज की है। अगर मैं ग्रॉस अमाउंट बोलूं तो ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है कि आपका ट्रेड डिस्काउंट से पहले कितनी अमाउंट है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट से पहले अमाउंट है वो है 8,75,000। ट्रेड डिस्काउंट की कितनी अमाउंट है 131250, और नेट अमाउंट कितनी हो गई तो 743750। ये एक एंट्री हो गई मेरी, और इस एक एंट्री को करने के बाद मैं यहां पे ऐसे लाइन डाल, लिटरली इट इज एज सिंपल एज दैट। बस इतना ही है, इसके ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस यही काम करना है बैठ के। अब बताइए इसमें ऐसे आपको फ्री के 5 नंबर दे रहा है तो क्या बुराई है, कर लेते हैं। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। अब ऐसी मैं सारी एंट्री पास करूंगा। आइए और देखते हैं। कह रहा है इसके बाद मैंने फर्नीचर बेचा सिंह कंसल्टेंट को। अब जो फर्नीचर बेचा है मैंने वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर ऑब्वियसली गुड्स ही नहीं है। आगे 20 डेस्कटॉप बेचे हैं अपने पास ब्राउन एंड कंपनी को, ये आके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे सेकंड एंट्री ब्राउन एंड कंपनी। ब्राउन एंड कंपनी को 20 डेस्कटॉप बेचे। कितने रुपए के 20 डेस्कटॉप बेचे हैं, कह रहा है कि 34,000 का एक डेस्कटॉप है, तो यहां पे लिख लेंगे एट 34,000 रुपए ईच। तो 34 इंटू 20 6,80,000 अपने पास आ जाएगा, ये यहां पे लिख देंगे। और इस पे कोई भी ट्रेड, लो जी कोई ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं है, बधाई हो, अब इतनी वैल्यू है। तो इसका मतलब है जो ग्रॉस अमाउंट है वो भी यही है, ट्रेड डिस्काउंट कोई है ही नहीं, तो नेट अमाउंट भी यही हो जाएगी। सिंपल, ये एंट्री भी खत्म हो गई। और आ जाएंगे थर्ड। फिर कहता है सोल्ड करे 10 टैबलेट गोकू इंस्टीट्यूट को। 7,000 का एक टैबलेट है लेकिन कैश में बेचा है। बाबू अगर कैश में बेचा है तो एंट्री कैश बुक में जानी चाहिए, सेल्स बुक में क्यों आएगी, तो ये यहां पे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, सोल्ड करा क्रेडिट पे जेड एंटरप्राइजेस को, अब ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्रेडिट पे बेचा है तो लिखेंगे जेड एंटरप्राइजेस। फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं है। क्या बेचा, 15 मोबाइल फोन बेचे, 25,000 का एक मोबाइल फोन है। लो जी 15 मोबाइल एट ₹25,000 ईच। और इसके अलावा बेचा है 10 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, 4500 की एक है। 10 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एट 4500 रुपए ईच। आइए डालते हैं, तो ये तो हो गया 45,000 का माल, और 25,000 इंटू में अपने पास 15 बेचा, तो ये हो गया 3,75,000 का माल। टोटलिंग कर देंगे कि हमने टोटल माल कितने का बेचा, तो 375 प्लस में 45,000, 4,20,000 का माल हमने टोटल बेचा। आगे पढ़े, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। लो जी ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे, 4,20 का 10% 42, 4,20 में से 42 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 378। आए ग्रॉस वैल्यू डाल देंगे थी 4,20, ये डाल देंगे जी 42, और यहां डाल देंगे जी 378। तो दिस इज कंप्लीट। बस जी इतना ही बनाना था। अब बताइए इसके फ्री में आपको नंबर मिल रहे हैं। जब आप इतना बना दें तो नीचे आके अपने पास ऐसे टोटलिंग कर दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि डेट वगैरह दी नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। जब आप आखिरी में टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग करना क्या है, सबसे पहले डेट के कॉलम में, डेट के कॉलम में आप जिस किसी भी मंथ की लास्ट डेट होगी वो डालेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ईयर का है तो मैं इस पूरे ईयर की लास्ट डेट डाल रहा हूं। साल 24 से 25 है तो मैं यहां लिख दूंगा 31 मार्च 25। वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में मंथ का आता है तो आप मंथ की लास्ट डेट डालोगे, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में ईयर दिया तो मैंने ईयर लिख दिया। ये सेल्स बुक है तो मैं यहां पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स में सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स एक इनकम होता है, वो याद करो, AEICL, एसेट एक्सपेंस इनकम कैपिटल लायबिलिटी। तो सेल्स एक इनकम है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। इनवॉइस में कुछ नहीं आएगा, LF में कुछ नहीं आएगा, डिटेल्स में कुछ नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज टोटल टोटल करके डाल देंगे। ये 875, 680, 420 टोटल यहां लिख देंगे। ये 13, 1, 250 और 42,000 यहां लिख देंगे टोटल। ये 680, 743 और 378 का टोटल यहां लिख देंगे। तो आखिरी में टोटल करके बताना है। मैं फटाफट से इसको कर देता हूं। तो जनाब ये आपका जब आप टोटल कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 180, 1,750, ये 42,000 है, प्लस में अपने पास 1,31,250 है, ये आ जाएगा 1,73,250, और एक अपने पास 875 है, एक 680 है, और एक अपने पास 378 है, सॉरी 420 है। 680, 420 और सपने 875, ये आ जाएगा 19,75,000। दिस वॉज द क्वेश्चन। अब बताइए 5 नंबर आपको इसमें फ्री के अगर मिल जाए
तो क्या बुराई है? मैं तो कहता हूं इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या ही पूछ लिया बच्चों से ये, तो इस तरीके से इसको करते हैं। मैं क्विकली आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं, और एक चीज और, जो चीज आपने नोट नहीं करी इसके अंदर उसका नोट डालकर आएंगे। तो हम नोट में लिखेंगे, एक तो हमने जो ये कैश पर बेचा था इसको रिकॉर्ड नहीं करा, और एक हमने जो पुराना फर्नीचर बेचा था इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एंड सेल्स मेड एट कैश, इसके साथ लिख देंगे विल नॉट बी रिकॉर्डेड। वाई दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड? क्योंकि सीधी सी बात है जनाब, ये एक ऐसी चीज है जो कैश वाली है, वो तो कैश बुक में जाएगी, और जो पुराना फर्नीचर बेचा है वो भी उधार पे बेचा है, तो ये जर्नल में जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था जो एंट्री कहीं नहीं आ सकती वो जर्नल में जाती है। दोस्त, आप पुराना फर्नीचर बेच रहे हो तो ये गुड्स नहीं है। जब ये गुड्स नहीं है तो सेल बुक में नहीं आएगा, परचेज में नहीं आएगा, परचेज रिटर्न में नहीं आएगा, सेल रिटर्न में नहीं आएगा, एंड अल्टीमेटली अपने पास जो कैश बुक है उसके अंदर कैश की एंट्री जाएगी। तो ये दोनों सेल्स बुक में नहीं आ सकता, इसलिए इस वाली एंट्री को हम लोग अपने पास जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे करना था। मैं इसका आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूं, ये सजेस्टेड आंसर मैंने खोले हुए हैं। आइए जरा इसका सोल्यूशन दिखा दूं फटाफट से। आ गया जी, ये लीजिए, ये इसने बनाया हुआ है सेल्स बुक ऑफ डिजिटल स्टोर, पढ़िए, हिसाब किताब बना दिया, अल्फा इंडस्ट्रीज ये सब माइनस करके अमाउंट इन्होंने लिख दी। बल्कि मैं तो सेग्रीगेट करके दिखाया था, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट और नेट अमाउंट करके इन्होंने डायरेक्ट आपको बना के दे दिया। नीचे इन्होंने एक नोट दे दिया, कैश सेल और सेल ऑफ फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक आधा क्वेश्चन और दिखाता हूं जो पेपर में इसका आया हुआ हो, देखते हैं जनवरी 25 में इसका सवाल आया था या नहीं। लो जी, जनवरी 25 में भी इसका एक सवाल पूछ लिया क्वेश्चन 1 के सी पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक। बाबू, सेल बुक में रिकॉर्ड होता है जो माल बेचा उधार पर, तो सेल रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा वो माल जो उधार पर बेचा लेकिन वापसी आ गया। तो इसकी बुक बनानी है। केएन कंपनी के लिए एक रेडीमेड गारमेंट डीलर है। अगर ये गारमेंट डीलर है तो इसका मतलब इसका कपड़ों का काम होगा। तो पहले डिजिटल स्टोर था तो डिजिटल इक्विपमेंट्स थे, अब अपने पास क्या है कि इसका कपड़ों का काम है, तो वो हम लोग लेके चलेंगे। ओके, आइए, तो डेट दे रखी है, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। कह रहा है रिटर्न रिसीव करा आर स्टोर से 30 शर्ट्स का, 15 ट्राउजर का, ट्रेड डिस्काउंट इतना है। ओके, फिर अपने पास 12/12 को मॉडर्न टेलर ने रिटर्न करा 10 फ्रॉक विच वर सोल्ड फॉर कैश। अगर ये कैश पर सोल्ड हुआ था ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी। जब आपने बेचा कैश पर तो भी कैश बुक, और जब वापस हुआ कैश पर तो भी कैश बुक। फिर रिटर्न रिसीव हुआ तुलिप स्टोर से 12 टी शर्ट का 100 ईच, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 एंट्री रिकॉर्ड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं 4-4 नंबर में। आइए इसको भी बना के दिखा देता हूं। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये क्या कौन सा गारमेंट था मैं भूल गया, केएन कंपनी। लो जी, अब इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट कैसा बनता है। ऊपर लिख लेंगे सेल रिटर्न बुक। मतलब मुझे खुद को ही शर्म आ रही है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। मैं सीए स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या करें, जो पूछा जा रहा है हम बता देंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, इनवॉइस नंबर भी दिखा देते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है, पर क्योंकि अब जब कर ही रहे हैं तो फिर पूरा कर लेते हैं। डेट पर्टिकुलर के बाद वहां पे था सेल्स इनवॉइस। बेटा जी, सेल रिटर्न के लिए जो इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस, वो सेल रिटर्न के लिए कौन होता है? कौन होता है? क्रेडिट नोट नंबर। जैसे सेल्स के लिए होता है सेल इनवॉइस, ऐसे सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। फिर आएगा एलएफ, फिर आएगा डिटेल्स। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट दिखाया था, इसमें मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं। डिटेल्स के बाद सीधा मैं यहां पे आके लिख रहा हूं अमाउंट, जैसे आपके सजेस्टेड आंसर की प्रेजेंटेशन थी। ओके, आइए, तो डेट इसने दे रखी है, उठा के डालते हैं। 6 दिसंबर की डेट है और अपने पास 12 दिसंबर और 16 दिसंबर की डेट है, तो दिसंबर का महीना है। पहले लिखते हैं 6 दिसंबर 24। किससे रिटर्न आया? आर स्टोर से आया, तो आर स्टोर का नाम लिखेंगे, आर स्टोर्स। ठीक है, आइए, क्या रिटर्न करा? 30 शर्ट 300 की, 15 ट्राउजर 500 की। 30 शर्ट 300 रुपए ईच की, 15 ट्राउजर्स 500 रुपए ईच की। लो भाई, इन्होंने वापस कर दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 30 इंटू 300 9,000 का माल वापस करा, 15 इंटू 500 तो 7500 का माल वापस करा, टोटल 16,500 का माल वापस करा। माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अपने पास है 8%। लो जी, 16,500 का 8% निकाल लेंगे, 1320
माइनस कर देंगे अपने पास 16,500 में से, सीधा बाहर जाके लिखेंगे 15,180। ये पहली एंट्री होगी। आगे 6 दिसंबर के बाद जो अगली एंट्री है उसको रिकॉर्ड कर देंगे। आइए 12 दिसंबर की जो एंट्री है वो कैश पे रिटर्न हुआ है, तो कैश वाला जो रिटर्न होता है उसको तो कैश बुक में डालेंगे, इसका नोट डालेंगे, ये यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। 16 दिसंबर को रिकॉर्ड कर देते हैं। लीजिए बेटा 16 दिसंबर 24 किससे वापस आया? रिटर्न रिसीव फ्रॉम तुलिप स्टोर। डालो जी तुलिप स्टोर। कभी कभार इनके क्रेडिट नोट नंबर दे दिए जाए तो आप भर देना क्रेडिट नोट नंबर, अब नहीं दिए हैं तो मैंने कॉलम बना के खाली छोड़ दिया। क्या वापस करा? 12 टी शर्ट वापस करी 100 रुपए की। अच्छा जी 12 टी शर्ट 100 रुपए की, 100 रुपए की टी शर्ट आती है, चलो ठीक है भाई। तो 12 इंटू 100 1200, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 120 गया तो 1080 आ गया। ये एंट्री भी खत्म हो गई। लास्ट में आगे खेल देंगे टोटलिंग। टोटलिंग जरूर कर लीजिएगा, दिसंबर का महीना है तो लास्ट डेट हो जाएगी 31 दिसंबर। और ये सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। बेटा सेल रिटर्न डेबिट होता है तो ये डैश कुछ नहीं आएगा, ये डैश कुछ नहीं आएगा, इसको जोड़ देंगे। 15,180 और 1080, 16,260। सिंपल, खत्म। आखिरी में जाके एक नोट डाल देंगे कि गुड्स रिटर्न विच वर सोल्ड फॉर कैश। ऐसे गुड्स जो कि हमने रिटर्न करे विच वर सोल्ड फॉर कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। इनको हम यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए, तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं हो। दिस वाज द क्वेश्चन। आइए इसका एक बार आंसर भी आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया, 4 नंबर में था। ये लीजिए, ये बनाया हुआ डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। मैं तो फिर भी इनवॉइस के भी कॉलम बना रहा हूं, ये इन्होंने पूरा बना दिया है। 16,260 नीचे नोट डाल दिया है, सिंपल। अच्छा सर अगर ये बताओ परचेज बुक का क्वेश्चन आ जाता तो मैं कैसा फॉर्मेट बनाता? तो बाबू एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपने करा है सेल्स बुक का। सोचो अगर परचेज बुक का आता तो डेट सेम रहता, पर्टिकुलर सेम रहता। अब सेल इनवॉइस की जगह पर यहां पर आ जाता परचेज इनवॉइस नंबर। लो जी बस इतना सा चेंज है, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम। अच्छा सारा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, कोई चेंज नहीं है। नीचे आके अपने पास क्या होगा? सेल अकाउंट क्रेडिट की जगह पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड। खत्म, इतना ही है, बाकी नोट वोट डालेंगे। सर अगर सेल रिटर्न नहीं परचेज रिटर्न का क्वेश्चन आ जाता, अब ये बताओ डेट सेम रहता, पर्टिकुलर सेम रहता, क्रेडिट नोट की जगह पर आ जाता डेबिट नोट नंबर। अच्छा ये सेम ये सेम ये सेम। नीचे अपने पास जब सॉल्व करते तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है तो यहां पे लिख देते परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। बस इतना फर्क है। आइए क्विकली एक बार आपको जो आपके आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं वो भी दिखा देता हूं। ये मैंने आपको बताया अलग अलग किस्म की बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने बता रखी हैं। इन्होंने नीचे अपने पास ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं फटाफट से, 1-2 इलस्ट्रेशन। कह रहा है कि भाई ये MS नारायण एंड कंपनी की रफ बुक है, उसमें ये सब ट्रांजेक्शन हुई हैं और ट्रांजेक्शन से आपने परचेज बुक बनानी है। ये देखो इसने बनाई हुई। इनका जो काम है ये पेंसिल रजिस्टर मतलब स्टेशनरी का काम है, तो इन्होंने ये पूरा बना दिया है। नीचे आगे टोटल लिख दिया है, कैश वाला परचेज और कंप्यूटर जो परचेज कर रहे हैं वो स्टेशनरी में नहीं आता, उसका नोट डालकर आएंगे। फिर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, अजय एंटरप्राइज रेक्सोना हवाई चप्पल, पल्की लेदर चप्पल। चप्पल का क्वेश्चन है, मतलब फुटवियर की दुकान है, तो फुटवियर की दुकान के ऊपर क्या क्या बिकेगा वो आप लोग जानते हो, सैंडल चप्पल जूते ये सब मिलेगा। ये इन्होंने अपने पास जो ये बेचा हुआ है खरीदा हुआ है, इसके अनुसार इन्होंने बोला परचेज बुक बनाओ। अब देखो फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया, डेट पर्टिकुलर डिटेल, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट और टोटल अमाउंट। फ्रेट का मतलब क्या होता है कि आप लोग ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद कुछ चार्जेस भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल से बताऊं, दोस्त मान लो कि मैं परचेज बुक बना रहा हूं, तो मैंने डेट लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, परचेज इनवॉइस नंबर लिखा, साथ में LF लिखा, डिटेल्स लिखा, साथ में अपने पास मैंने ग्रॉस अमाउंट लिखी, ट्रेड डिस्काउंट लिखा, नेट अमाउंट लिखी। अब मैंने लिख दिया एक नया कॉलम फ्रेट और फिर मैंने लिखा टोटल। गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि मैंने सामान खरीदा गुप्ता चप्पल से। अब ये गुप्ता छोड़ो, मैं अंकित ही लिख देता हूं, कई बच्चे जिनकी सरनेम गुप्ता है वो भिनक जाएंगे। तो अंकित चप्पल से, हमारी चप्पल की दुकान है, हमने चप्पल खरीदी, क्या क्या उसको बोलते हैं, कोल्हापुरी चप्पल, 25 कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल देखिए भाई, ठीक है, नहीं देखिए, अरे वो जो पजामे कुर्ते के नीचे पहनते हैं बेटा, कितने कितने रुपए की, मान लो 100 रुपए की है, तो माल कितने का हो गया 2500। लेट्स से मैंने इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 20%, लेट्स से, तो 2500 का 20% 500, ये बचा 2000। अब इस पॉइंट पे आके कभी कभार ना चार्जेस ऐड कर देते हैं। चार्जेस मतलब कि सामने वाले आदमी से आपने जब सामान मंगवाया, अमेजोन से मंगवा लिया यार,
अमेजोन से अगर आप मंगवाओगे तो वो शिपिंग चार्ज लगाएगा, डिलीवरी चार्ज लगाएगा, ये वही चार्ज है। इसको आप फ्रेट के नाम से लिख सकते हो, इसको आप डिलीवरी चार्ज के नाम से लिख सकते हो, और फलाना ढिमकाना अलग अलग चार्ज के नाम से। अच्छा, चार्जेस जो हैं वो चप्पल के हिसाब से नहीं होते कि तुम 2 मंगाओगे 25 मंगाओगे तो उतने लगेंगे। चार्जेस भाई फिक्स्ड होते हैं, शिपिंग चार्ज फिक्स्ड है। दोस्त इस बात को समझो, 25 चप्पल 100 रुपए की तो 2500 रुपए बने, लेकिन चार्जेस 25 चप्पल के नहीं है, चार्जेस तो लाने के हैं। तो चार्जेस अपने पास फिक्स रहते हैं। फिक्स का मतलब मान लो कि 100 रुपए चार्जेस के लगे तो 100 रुपए यहां जोड़ देंगे, ये बन गया 2100। अब दोस्त अगर ये 2100 रुपए अपने पास जो बन गया है तो इसको हम शो कैसे करें? ग्रॉस अमाउंट में डालेंगे ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट 2500, ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट, नेट अमाउंट अपने पास जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, फिर चार्जेस और फिर टोटल। इस तरीके से सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई विश कि आपके पेपर में ये आ जाए, बट टू बी ऑनेस्ट चांसेस बहुत कम है, तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा जो है वो ध्यान रखिएगा। खैर, और देख लें, नीचे इन्होंने लेजर पोस्टिंग करी हुई है। ये पेपर का सवाल नहीं बनता इस पे आने का, क्योंकि इससे बेहतर लेजर हमारे पेपर में आते हैं, तो हम जर्नल एंट्री के हिसाब से इसके लेजर वेजर अकाउंट जो बना के चल सकते हैं। खैर, फिर सेल्स बुक के क्वेश्चन इन्होंने दिए, ये सेम रेडीमेड गारमेंट का अपने पास क्वेश्चन है, पूरा उसने सॉल्व करा हुआ है। आप इलस्ट्रेशन इसके पढ़ लीजिएगा। हालांकि आईसीआई स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन मैंने ना करवा के मैंने एग्जाम के क्वेश्चन ही करवाए हैं, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया है। आप फिर भी इसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ये सेल रिटर्न का इन्होंने क्वेश्चन बना रखा है। सेल रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक को सेल रिटर्न बुक भी बोलते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड बुक को परचेज रिटर्न बुक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या है। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बुक, ये भी इन्होंने बना के दे दिया। फिर ये इन्होंने यहां पे बोला है बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक विल बी डिस्कस लेटर। ये देखो यहां पे इन्होंने बोला है, कहां गया भाई, ये रहा, इट विल बी डिस्कस लेटर। तो डिस्कस लेटर मतलब कि जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है उसमें पूरे इनकी जर्नल एंट्री आपने सीखी है, उसमें अगर कोई लेजर पोस्टिंग बोल दे कि बीआरबीपी अकाउंट बनाना है तो ये वही चीज है। नहीं आता पेपर में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। खैर, ये नहीं आता। ये आप थ्योरी में याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, ये क्या चीज है। तो ये जर्नल की इंपॉर्टेंस अपने पास जो ये है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि ओपनिंग एंट्रीज क्या है, क्लोजिंग एंट्री क्या है। थोड़ा क्विकली बता दूं, ओपनिंग एंट्री जो दिन के पहले दिन पास होती है, साल के पहले दिन पास होती है। क्लोजिंग जो साल के आखिरी दिन पास होती है। रेक्टिफिकेशन, कुछ मिस्टेक हुई उसको ठीक कर रहे हैं। ट्रांसफर एंट्री, इनकम और एक्सपेंस के बैलेंसेस को पीनल में डाला जाता है, तो ये ट्रांसफर एंट्रीज हैं। राइट ऑफ एंट्रीज जो बेसिकली होती है वो आपकी ट्रांसफर एंट्रीज होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडजस्टमेंट्स की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, बैड डेट्स की एंट्री, जो साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है उनकी एंट्रीज। कल को पेपर में पूछ ले व्हाट आर दी 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, तो ये 5 टाइप की एंट्रीज है, इनको आप लिख कर आइएगा। फिर एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ बिल्स, कोई चीज डिसऑनर हो गई, चेक बाउंस हो गया, बिल बाउंस हो गया, तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि कुछ अगर बाउंस हो जाए तो ड्रॉई टू होल्डर, रिवर्स एंट्री, नोटिंग चार्जेस, वो सब एंट्री। मिसलेनियस एंट्रीज मतलब जो इन सब में कहीं नहीं आ रही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट रिकवर्ड, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में डालना, सेविंग से करंट में डालना, कैश बैंक में डालना, बैंक से कैश निकालना, दैट इज ऑल मिसलेनियस एंट्रीज। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, दैट आर दोज मिसलेनियस एंट्रीज। इन्होंने बोला परचेज रिटर्न बुक बनानी है, ये इन्होंने पूरा अपने पास बना के दिया हुआ है। ये भाई का बिजनेस साड़ी का है, तो साड़ी डीलर है, साड़ी डीलर से अपने पास जितना भी ये सामान वामान आ रहा है इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि आपसे पेपर में क्या पूछा जाना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंटर पर्सपेक्टिव, तो उस पेपर में मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाना चाहिए, वो भी ट्रू फॉल्स में। मैं आपको ट्रू फॉल्स में बोल दूंगा कि कैश की एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है, तो आप लिखोगे फॉल्स। कैश की एंट्री कैश बुक में होती है। मैं कहूंगा बैंक की एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है, तो फॉल्स। बैंक की एंट्री भी किस में रिकॉर्ड होती है अपने पास, जो हमारा कैश बुक है। डिस्काउंट की एंट्रीज भी कैश बुक में। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो सेल्स बुक के अंदर। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज बुक के अंदर। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर है, गुड्स नहीं है, और कैश वैश भी नहीं है, तो जर्नल। बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की एंट्री, तो जर्नल। तो ये ट्रू फॉल्स में मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बाकी पर्सनली बताऊं, जनवरी में भी आया है, मई में भी आया है, सितंबर में भी यहां से आ जाए, आई पर्सनली डोंट एक्सपेक्ट। सितंबर का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा होगा, इतना इजी नहीं होगा, बट हमने तैयारी इस तरह से करी है कि हमें क्वेश्चन नंबर भी पता है कौन सा किसका कहां आता है।
तो आप उसके हिसाब से चलिए और इसको पूरा कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे जल्दी सीए इंटर के अंदर। गॉड ब्लेस, बेस्ट विशेस।